नमस्कार दोस्तों, मैं आरुष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि एक लंबे समय के बाद आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, जिसका कारण था मेरी पर्सनल लाइफ में आई हुई कुछ परेशानियाँ। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तो चलिए आज से आपको प्रॉपर वीडियोज़ मिलेंगे। आज का वीडियो हम पॉलिटी से शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी के पिछले वीडियो में हमने आपको नागरिकता के बारे में बताया था और बताया था कि नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में आती है। उसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक किया गया है। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम संविधान के चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 3 में किसका उल्लेख किया गया? चैप्टर 3 में है फंडामेंटल राइट्स का। चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में आए कहाँ से। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में अमेरिका से आए हैं। हमने बताया था कि इसमें एफ फॉर फंडामेंटल, आर फॉर राइट्स, ए फॉर अमेरिका है। ए स्टैंड्स फॉर अमेरिका। ये सवाल अक्सर कर एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसे अगर इस तरीके से याद करेंगे तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। हमारे संविधान में जो एफआर्स हैं वो आर्टिकल 12 to 35 तक दिए गए हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाता है, जो कि आर्टिकल्स की कुल संख्या हो जाती है 24। हमारे संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा हमारे संविधान पे अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स की भी झलक देखने को मिलती है। ये तो हो गई इसके बारे में थोड़ी मोटी मोटी बातें। अब हम इनके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है और भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से दिए गए? संविधान से दिए गए। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान से दिए गए सभी अधिकारों को संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है यानी मूल अधिकार कहा जाता है, संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। तो संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकारों में क्या अंतर है? संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकारों में अंतर है कि संविधान के भाग 3 में यानी पार्ट 3 में जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हीं अधिकारों को एफआर्स कहते हैं। इसके अलावा जितने भी अधिकार दिए जाते हैं उनको संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, यानी संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। बचे हुए सभी अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। ये इन दोनों के बीच का वे एक डिफरेंस है। दूसरा, मूल अधिकारों के वायलेशन पर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन पर यानी अगर इनका वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बीच का अंतर है। जैसा कि हमने आपको बताया है कहने के अब ये जो पार्ट 3 में उल्लिखित अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो अब हमें यहाँ ये जानना होगा ये जो अधिकार हैं, ये फंडामेंटल राइट्स, ये किस किस को दिए जाते हैं? ये अधिकार जो हैं किस किस को प्रदान किए गए हैं? क्या ये सभी नागरिकों को प्रदान किए गए? सभी नागरिकों का मतलब कोई भी किसी भी देश का नागरिक हो सकता है, वो भारतीय नागरिक भी हो सकता है या दूसरे देश का नागरिक भी हो सकता है। तो जो ये है ये सभी को प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले ये जो मूल अधिकार हैं ये सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं, इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं।
इंडियन सिटीजन को वे सभी अधिकार दिए जाएंगे जो कि पार्ट 3 में उल्लिखित हैं। पार्ट 3 में दिए गए हैं वे सभी अधिकार सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए जाएंगे, लेकिन क्या फॉरेन सिटीजन को भी दिए जाएंगे? क्या फॉरेन सिटीजन को भी दिए जाएंगे? फॉरेन सिटीजन को भी अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन भारतीय नागरिक जो हैं उनसे कम, भारत के नागरिकों से कम। से कम अधिकार दिए जाते हैं। अब हमारे जो फॉरेन सिटीजन होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कैसे कैसे होते हैं? एक तो होते हैं हमारे फ्रेंडली सिटीजन होते हैं। दूसरे जो होते हैं हमारे एनिमी सिटीजन होते हैं। एनिमी सिटीजन्स को फ्रेंडली सिटीजन की अपेक्षा कम अधिकार मिलते हैं, यानी फ्रेंडली सिटीजन को हमारे यहाँ ज़्यादा अधिकार दिया जाता है और एनिमी सिटीजन को कम दिया जाता है, कम अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? जो फ्रेंडली नेबर्स हैं, फ्रेंडली सिटीजन्स हैं, ये हमारे यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए आते हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, वर्क वीज़ा पर आते हैं, मेडिकल वीज़ा पर आते हैं, ठीक है, इस तरीके के वीज़ा लेकर आते हैं, पूरे कागज़ों के साथ, पेपर्स के साथ आते हैं। लेकिन एनिमी सिटीजन्स अगर इस तरह के कागज़ों के साथ नहीं आते या इस तरीके के पेपर्स के साथ नहीं आते हैं तो उन्हें कम अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि कसाब का उदाहरण ले सकते हैं कि कसाब को जो हम लोगों ने फांसी दी, तो उसको फांसी देने के लिए भी हमने जुडिशियल का जो प्रोसेस था पूरा फॉलो किया था उसको। हालांकि सभी लोगों का मानना था कि इसके हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि इसने लोगों को मारा है तो उसको डायरेक्ट सज़ा दे देनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ की कोर्ट ने उसका पूरा प्रोसेस फॉलो किया, उसके बाद दिया उसको सज़ा दी। अब हम पढ़ते हैं कहना कि मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट 3 में आने वाले अधिकारों को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कभी सोचा है ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1215 एडी में इंग्लैंड में एक किंग हुए जिनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन ने 1215 एडी में अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता था उस समय। इसीलिए भारत के संविधान के भाग 3 में उल्लिखित एफआर्स को मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हमारे संविधान की अगर बैकग्राउंड देखें, विशेष तौर पर मूल अधिकारों की बैकग्राउंड के बारे में चलें, जानकारी करें, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने से पहले ही हमारे फ्रीडम फाइटर्स और जो आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बने, वो इसके बारे में बहुत ज़ोर दिया करते थे। इसके बारे में हमें जानकारी 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन से देखने को मिलती है। कराची अधिवेशन में देखने को मिलती है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार पटेल ने की थी। और इसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें कहा गया था कि हमारे नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एसोसिएशन के अधिकार बिना किसी कास्ट, सेक्स, रिलीजन के, क्रीड के भेदभाव के आधार पर मिलना चाहिए। यानी हमारे नागरिकों को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और एसोसिएशन के जो अधिकार हैं वो बिना किसी भेदभाव के दिए जाने चाहिए। और भेदभाव किन आधारों पर नहीं होना चाहिए? ना तो कास्ट के आधार पर हो, ना रेस के आधार पर हो, ना रिलीजन के आधार पर हो और ना ही क्रीड के आधार पर हो।
क्रीड के आधार पर हो, इनके आधार पर नहीं होने चाहिए और इनके आधार पर भेदभाव किए बिना हमें ये अधिकार दिए जाने चाहिए। ये 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया था। तो आगे चलकर हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इन चीज़ों को संविधान में यानी संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया। अब सवाल उठता था कि संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाएँ। इस बात का हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ज़्यादा गहन डिस्कशन किया और फाइनली उन्होंने एक अध्ययन किया अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स का, अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स का अध्ययन किया। इसीलिए बिल ऑफ राइट्स का प्रभाव भी हमारे संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स पर भी देखने को मिलता है। अब आता है सवाल कि हमारे संविधान में फंडामेंटली कितने प्रकार की फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। बेसिकली कितने राइट्स दिए गए थे? बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे। 7 टाइप्स एफआर्स दिए गए थे। ये 7 टाइप के एफआर्स कौन कौन से हैं, अब ये देखते हैं हम। सबसे पहला अधिकार है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बारे में दिया, 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22 तक आता है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 तक आता है। राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आता है। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से 30 तक आता है। अगला जो आता है 6वें टाइप का, वो आता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो आता है आर्टिकल 31 में। इसको 1978 में इसको हटा दिया गया था। अगला लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है आर्टिकल 32 में। ये आर्टिकल 32 में दिया था। इस प्रकार की ये 7 प्रकार की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, हमारे संविधान में दिए गए थे। इसमें से आर्टिकल 31 के अंतर्गत दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है। इस प्रकार अब वर्तमान में सिर्फ 6 प्रकार के ही मूल अधिकार बचे हैं। जब हम इन सभी अधिकारों को पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द बार बार सुनाई देगा और वो शब्द होगा, एक शब्द आपको सुनाई देगा, वो शब्द होगा स्टेट या राज्य। जब आप पढ़ते होंगे तो आपने ये सुना होगा स्टेट या राज्य। स्टेट ऐसा कर सकता है, स्टेट वैसा कर सकता है, या राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आफ्टर ऑल ये स्टेट या राज्य है क्या, या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन या
फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से जो उन्होंने डिसीजंस दिए उनके हिसाब से स्टेट या राज्य की डेफिनेशन क्या है। इसी बात का उल्लेख सबसे पहले आर्टिकल 12 में किया गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहला आर्टिकल है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। और इसके बारे में हम आपको बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। आर्टिकल 12 के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको किसी प्रकार की इस वीडियो से लेकर कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।